डॉक्टर मर्डर केस में ममता बनर्जी को बीजेपी ने घेरा है। रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं, यह सवाल उठाया है बीजेपी ने। सीबीआई जांच के लिए आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल पर ममता क्यों 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्ति क्यों की गई? ये तमाम सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर। जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? बीजेपी ने इस मामले में हल्ला बोल दिया है। वहीं लेडी डॉक्टर मर्डर केस पर कलकत्ता हाई कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आ गई। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल को क्यों बचाया जा रहा है? आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल की दोबारा नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। प्रिंसिपल छुट्टी पर जाएं या हम हटाएंगे, ये हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की इस केस से जुड़ी हुई। रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। साथ ही नैतिक अधिकार पर इस्तीफा दिया तो नियुक्ति क्यों? तीसरा अहम सवाल ये कि प्रिंसिपल का बयान दर्ज कीजिए, वो क्या बता रहे हैं? चौथा सवाल ये कि प्रिंसिपल से सबसे पहले सवाल जवाब होने चाहिए। प्रिंसिपल छुट्टी पर जाएं या हम पद छोड़ने को कहेंगे? तो ये कुछ अहम बातें सामने आई है इस पूरे केस में। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम का दावा, डॉक्टर के साथ अमानवीय और क्रूरता हुई। तो अमानवीय व्यवहार हुआ, क्रूरता हुई। एनसीडब्ल्यू का कहना दूसरा निर्भया केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला बताया है एनसीडब्ल्यू ने इसे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक से ज्यादा लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं, एनसीडब्ल्यू का ये बड़ा बयान। तो ये घटना को आप कितना ब्रूटल मान रहे हैं? इट इज ब्रूटल। मैंने पहले से ही कहा, इट्स इनह्यूमन एंड इट इज अ हेनियस क्राइम और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इट्स अ सेकंड निर्भय। मैम, क्या स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल आप मानते हैं? इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा घटना में? ममता नहीं, अभी तक तो हम लोग ये नहीं कहेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैम, अभी तक आपने जो देखा है उसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या हुआ? सिक्योरिटी लैप्सेस है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लैप्सेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। लेकिन मैम, एक औरत के ऊपर अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो जैसे पूरा देश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है, हाँ। तो उसके लिए आप लोग ने कुछ सजेशन दिया है इन लोगों को? हाँ, हमने सजेशन भी दिया है उनको और हम लिख के भी अपने रिपोर्ट में बना के, ठीक से बना के हम लोग उनको रिकमेंडेशन भी दे देंगे। मैम, कहा जा रहा है एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है लेकिन मल्टीपल यहाँ पे अरेस्ट, मतलब मल्टीपल इसके साथ। थोड़ा समय दे दीजिए पुलिस को, पुलिस उसका इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और
फोरेंसिक रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ DNA मैच हो रहे हैं तो पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व है उसमें। तो क्या उसी से आपको पता पुलिस ने चलेगा। ऐसा कुछ बताया कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे इसके साथ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रोसीजर रहता है उसके लिए, थोड़ा टाइम लगता है। सैंपल्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है, चाहे हो सकता है कि 6 सैंपल्स कलेक्ट किया है या 4 सैंपल्स कलेक्ट किया है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेडी डॉक्टर मर्डर केस में बड़ा खुलासा। लेडी डॉक्टर को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। लेडी डॉक्टर नाइट शिफ्ट बदलना चाहती थी। ये बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई सामने आई है और ये कहा गया है कि कुछ लोग परेशान कर रहे थे इस महिला डॉक्टर को और वो अपनी नाइट शिफ्ट बदलना चाहती थी। और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों की एक और चैट इस बीच सामने आई है। इस वायरल चैट में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर बात हो रही है। चैट में प्रोटेस्ट रोकने वालों के नाम बताने का भी दावा किया गया है। TV9 भारतवर्ष हालांकि इस चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कोलकाता की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में ऑडियो और 2 व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद एक और चैट वायरल हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक डॉक्टर कहता है कि भाई कैंपस में क्या चल रहा है, कुछ बता, ऐसे चलेगा तो कैंपस में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि सबको बताया गया है, जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर कहा जाता है कि एकदम यही बताया गया है। फिर एक और डॉक्टर कहता है कि बोलो ये क्या हो रहा है, आरजीकर अस्पताल में चीजें खराब हो रही हैं। इस चैट में कहा गया कि जो लोग प्रोटेस्ट रोकने की धमकी दे रहे हैं, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, पूरा ऑर्थो डिपार्टमेंट, खासकर 3rd ईयर वाले। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हत्याकांड की जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची है। व्हाट्सएप चैट के वायरल होने के बाद 4 जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा अस्पताल के HOD, मेल फीमेल नर्स, ग्रुप D स्टाफ को भी समन भेजा गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे डॉक्टरों को IMA का भी समर्थन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को IMA ने चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। इधर देश के सबसे बड़े अस्पताल ने डॉक्टर समेत सभी स्टाफ के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल का ये वो सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि डॉक्टर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, जैसे कि मरीजों को कोई परेशानी हो। जो कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल होंगे, ये न्यायालय की अवमानना होगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। एम्स के इस आदेश के पीछे कारण बताया जा रहा है कि मरीजों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मिलने का समय मांगा है। साथ ही अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इस देश के डॉक्टर पिछले कुछ दशकों से अपने ऊपर होने वाली हिंसा से पीड़ित है। इससे चिकित्सा जगत में भय और दमन का माहौल पैदा हो गया है। एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि देश भर के अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में पुलिस कैंप और पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे अनिवार्य किए जाएं। बड़े निजी अस्पतालों में भी सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। IMA ने इन मांगों पर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब वो राज्य की शाखाओं पर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कल की बैठक बेनतीजा रही है, जिसके बाद देश भर में आज भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दूसरे दिन भी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। पूरे देश में डॉक्टर्स का आक्रोश सड़क पर उतर आया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कल पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात के दौरान कहा है कि अगर रविवार तक पुलिस मामले की ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई तो इसे वो CBI को सौंप देंगी। राजस्थान के जयपुर स्थित SMS हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी नाराजगी जाहिर की है और काम का बहिष्कार किया। फिलहाल कार्य बहिष्कार से इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया है। इससे पहले कल जयपुर में भी कैंडल मार्च निकाला गया। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई के JJ अस्पताल में डॉक्टर्स हाथों पर काली पट्टी बांधकर भी अपना विरोध जता रहे थे और कैंडल मार्च किया। डॉक्टर्स की मांग है कि मामले को CBI को सौंपा जाए। साथ ही कॉलेज परिसर के अंदर डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यहाँ भी कॉलेज परिसर में CCTV की संख्या बढ़ाई जाए। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी स्थित झाला से अवाना बुग्याल ट्रैक पर गाजियाबाद की महिला ट्रैकर बह गई। पैर फिसलने की वजह से महिला अपना संतुलन खो बैठी।
हर्षिल घाटी के झाला से अवाना बुग्याल ट्रैक पर 6 ट्रैकर और 3 गाइड ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए थे। सोमवार शाम लगभग 4 बजे इस ट्रैकिंग दल में शामिल दिव्या नागर, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली थी, गाकी गाड़ को पार कर रही थी। इस दौरान 26 साल की दिव्या का पैर फिसल गया और वो बह गई। महिला ट्रैकर डाकिया नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान महिला का अचानक पैर फिसल गया। संतुलन खोने की वजह से महिला ट्रैकर नदी में बह गई। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। एसडीआरएफ के साथ साथ मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी पहुंची। सभी टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया है कि अभी बरसात के चलते किसी ट्रैक पर ट्रैकर दल को जाने की अनुमति देने से वन विभाग ने मना किया है, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। कोई भी स्थानीय व्यक्ति बिना अनुमति के पर्यटकों को इस ट्रैक पर नहीं ले जा सकता है। मामले की जांच की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भारी बारिश ने चमोली जिले के कई हिस्सों में मुसीबत बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ बारिश से जहां पहाड़ों पर खतरा बढ़ जाता है, वहीं दूसरी ओर छोटी सी लापरवाही काफी भारी पड़ जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ी नदी में उफान के बीच कैसे ये कार चालक खुद के लिए मुसीबत मोल ले रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अक्सर ये हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम में पहाड़ी नदी नाले को पार ना करें, लेकिन ये कार चालक इन बातों की अनदेखी करते हुए नाला पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के बीच फंस गया। दरअसल भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बद्रीनाथ के निकट कंचनजंगा में बंद हो गया है। यहां सड़क पर मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई है। कंचनजंगा के अलावा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिनका में भी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यातायात बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। भूस्खलन से मलबा हाईवे पर गिरने के बीच आवाजाही करने जान जोखिम में डालने के बराबर है। मौसम विभाग ने आज भी चमोली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। और अहम खबर शिमला से है। शिमला के ढली में निर्माणाधीन टनल गिर गई। पहाड़ को काटकर बन रही 4 लेन टनल का मुहाना भूस्खलन की वजह से गिर गया। बड़ी मात्रा में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से पूरी टनल बंद हो गई। 400 मीटर लंबी टनल की खुदाई का काम शुरू होना था, लेकिन खुदाई से पहले ही टनल के ऊपर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा आ गिरा है। इससे टनल का मुहाना बंद हो गया है। तस्वीरें आपके सामने। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो चला है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है। बुलंदशहर जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। झमाझम बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जलभराव हो गया। इससे जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर पालिका के पानी निकासी के दावों की पोल भी खुलकर सामने आ गई। सड़कों पर जल निकासी नहीं होने के कारण पानी भर गया। पानी के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ऐसी तस्वीरें भी हर साल दिखाई देती हैं। पानी है टूंडी तक 3 फुट के 4 मोड़ा खेले 44 हालत यहाँ तक कि तो कौंदी पानी में है। सफाई नहीं है। नालियों का कूड़ा है वो सब बाहर आ रहा है। बुलंदशहर में अभी भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बड़ौत, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी और सिकंदराबाद में भी भारी बारिश की संभावना है। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों पर हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक घर बनाने में गरीबों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इनकी मजबूरी देखिए। सालों की मेहनत से जिस आशियाने को तैयार किया, उसी पर अब ये हथौड़ा चला रहे हैं। घरों के ईंट को टोकरी में भर रहे हैं। आंखें नम हैं और आगे की जिंदगी इन तंबुओं में दिखाई दे रही है। दरअसल बाराबंकी में सरयू नदी की कटान से वबुरी गांव के 60 परिवारों के आशियाने सरयू नदी की धारा में समा चुके हैं। गांव में बाकी बचे कुछ घरों पर लोग हथौड़ा चलाकर ईंट और सरिया सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों में घर छोड़ने का दर्द है तो दोबारा गृहस्थी बसाने की जद्दोजहद भी। बबुरी गांव के लोगों ने बताया है कि 3 साल पहले गांव में करवाए गए ड्रेजिंग वर्क का कोई फायदा नहीं हुआ। कटान नियंत्रण के लिए जो उपाय किए गए थे, उनका उल्टा असर पड़ा। हालात ऐसे बने कि नदी के बीच बनाए गए स्लोप से टकराकर पानी का दबाव गांव की ओर हो गया।
देखते ही देखते 60 घर नदी में समा गए। हमारा मकान टूट गया है, नदी में बह गया। प्रधान आए थे किताब लेकर, सिर्फ बैंक का किताब लेकर सिर्फ चले गए थे और जब से नहीं आए यहाँ पे। रामनगर तहसील के बबुरी और कुसोरा गांव के पास सरयू नदी में कटान और भी तेज हो गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से चीन के हेबई प्रांत में जल प्रलय जैसा मंजर है। जल सैलाब की मनमानी से सबवे, स्कूल और दफ्तरों में लोग फंसे हुए हैं, तो बाढ़ में कई गाड़ियां भी बह गई। देखिए चीन से आई बाढ़ की लेटेस्ट रिपोर्ट। चीन पर कुदरत की जबरदस्त मार, जल दैत्य के जबड़े में फंसा ड्रैगन। चीन के तांगशान में हाहाकार है, त्राहिमाम है, दहशत है, खौफ है। हर तरफ समंदर जैसे हालात हैं, हर जगह पानी का पहरा है। कुदरत के क्रोध की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी। इंसानी जान लीलने पर लगी है लहरें। सैलाब की वजह से चीन में उठी चित्कार की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब ने मकान, दुकान और संस्थानों के रास्ते ब्लॉक कर दिए। बाढ़ ने सड़क नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। पूरे इलाके में जिंदगी पर ब्रेक लगा है। हर तरफ मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। चीन में सैलाब का तांडव ऐसा है कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी तिनके में तब्दील हो गई। नाव की तरह पानी में तैरने लगी। गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गई। हजारों गाड़ियां सैलाब में डूबकर कबाड़ बन गई। बाढ़ की विनाश लीला में कारों का जल समाधि हैरान करने वाली है। बाढ़ से बर्बादी का ऐसा मंजर स्थानीय लोगों को डरा रहा है। चीन का हेबई प्रांत कुदरत की ताकत के आगे घुटनों पर है। हेबई के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर दरिया दहाड़ मारकर दौड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से हेबई के कई शहर पूरी तरह से डूब चुके हैं। हेबई से आई जल प्रलय की हर तस्वीर, हर चीख पुकार रूह कपाने वाली है। महाराष्ट्र के जलगांव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही महिला को रौंद दिया। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग भी घायल हो गए। जलगांव की सड़क पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में सड़क किनारे लोग खड़े दिख रहे हैं। गाड़ियां सामान्य दिनों की तरह आ जा रही थी। तभी सिर पर कुछ सामान रखी एक महिला सड़क पार करती दिखी। महिला के आगे से एक स्कूटी सवार निकलता है। एक बाइक सवार भी महिला के पीछे जाता दिखता है। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार दिखती है। कार महिला को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। महिला कार की टक्कर में हवा में उछलते हुए बीच सड़क पर गिर जाती है। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जुट जाती है। स्थानीय लोग महिला को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिस कार ने महिला को टक्कर मारी, उसने आगे जाकर एक और बाइक सवार को टक्कर मार देती है, जिसके बाद कार पलट जाती है। इसमें कार में सवार 3 लोग भी घायल हो जाते हैं। जलगांव में पिछले 20 दिनों में हिट एंड रन का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 19 जुलाई को भी तेज रफ्तार कार ने कुछ लोगों को उड़ा दिया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। और दिल्ली के भलसवा इलाके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर आज हंगामा हुआ है। लोगों के विरोध के बाद एमसीडी की टीम को वापस लौटना पड़ा। एमसीडी की टीम भलसवा में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एमसीडी की डिमोलिशन टीम डिमोलिशन ड्राइव के लिए पहुंची थी, लेकिन जैसे ही एमसीडी की टीम यहां डिमोलिशन के लिए पहुंची, बड़ी तादाद में लोग विरोध पर सड़क पर उतर आए। इस वक्त मैं भलसवा डेरी इलाके में ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस डेरी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस डिमोलिशन के विरोध में उतर आए हैं। और इन लोगों का कहना है कि 1976 से ये डेरी यहाँ पे है और अब यहाँ अचानक जो है इसे तोड़ने का तुगलकी फरमान आ गया है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। दरअसल एक एनजीओ की याचिका पे सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भलसवा डेरी इलाके में बने जो अवैध निर्माण हैं उनको तोड़ने का निर्देश दिया था और इसी वजह से एमसीडी की टीम पहुंची थी। 16 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज यहाँ पे हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे इस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। इन्हीं सब को देखते हुए जो एमसीडी का जो डिमोलिशन दस्ता था वो फिलहाल भलसवा डेरी से वापस जा चुका है। दिल्ली में 15 अगस्त को आम आदमी पार्टी की सरकार से कौन झंडा फहराएगा, इसको लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री गोपाल राय की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह मंत्री आतिशी झंडा नहीं फहरा सकती। दिल्ली जेल नियम के तहत जिस तरह का निर्देश दिया गया है वो उचित नहीं। कल दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात कर जीएडी को चिट्ठी लिखी थी कि सीएम चाहते हैं कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएं। इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने एलजी पर सवाल उठाए हैं।
देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद। उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं, जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए राम रहीम को पैरोल मिलती है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकलते राम रहीम की है। सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की सुरक्षा में राम रहीम जेल से बाहर निकले। उन्हें 21 दिन की फरलो मिली है। फरलो के ये 21 दिन राम रहीम यूपी में बागपत जिले के बरनावा आश्रम में बिताएंगे। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम ने इस साल जून में एक बार फिर फरलो की मांग की थी। राम रहीम ने 21 दिन की फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फैसला लेने के लिए कहा था। राम रहीम को पैरोल और फरलो देने पर अक्सर विवाद होता रहा है। हरियाणा सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए राम रहीम को फरोल मिलती है। इस पर हाईकोर्ट तक राम रहीम की फरलो का मामला गया था, लेकिन कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पैरोल फरलो देने का अधिकार दिया, जिसके बाद राम रहीम की फरलो को हरियाणा सरकार ने मंजूर कर लिया। राम रहीम अब 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे। ये 7वीं बार है जब राम रहीम को किसी भी चुनाव से पहले फरलो या पैरोल मिली है। हरियाणा में अब से 2 महीने बाद 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। दलित आदिवासी वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी का एक्शन प्लान तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी कई अहम मुद्दों पर रणनीति बना रहे हैं। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चारों राज्यों के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है, तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने दलित आदिवासी मतदाताओं में पैठ बनाने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया है। इस अभियान को पार्टी अब गाँव-गाँव में चलाएगी। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ और आरक्षण की रक्षा जैसे नारों से पार्टी को काफी फायदा मिला, लिहाजा पार्टी आलाकमान ने इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि इन समुदायों में पार्टी का खोया जनाधार वापस लौट सके। SC और ST के लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है और उसके लिए वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, लाइन क्लियर करनी चाहिए कि ये क्रीमी लेयर होता क्या है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उस चीज को खारिज किया कि हम इसका विरोध करते हैं। और यूपी में ओम प्रकाश राजभर को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया है, तो अब छड़ी की जगह चाबी को पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाने का फैसला लिया गया है। राजभर जी, क्या हो गया? छड़ी के बदले क्या हो रहा है? देखिए, चुनाव में विपक्ष द्वारा एक हाकी और छड़ी दोनों में भ्रांति पैदा करके हमको कमज़ोर करने की हर समय कोशिश हुई। हम बड़ा प्रयास किए कि अपने लोगों को समझा लें, लेकिन हम हार तब गए जब 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारे कैंडिडेट को जो वोट मिला वो मिला, लेकिन जो हाकी वाले को 48,000 समथिंग वोट मिल गया। तो उसी दिन जब रिजल्ट आया तो मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब हमको अपना सिंबल बदलना चाहिए। तो अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से बैठक, विचार विमर्श और चुनाव आयोग के जो सिंबल हैं उस पर असेसमेंट करते करते हम लोगों ने देखा कि भाई अब हम लोगों को कोई नया सिंबल तय कर लेना चाहिए। तो अंततोगत्वा लोगों ने ये तय किया कि गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई जब है तो उनके भविष्य का ताला खोलने के लिए हम लोगों को चाबी की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने तय किया कि चलो चाबी ही चुनाव चिन्ह। और आरएसएस की गोवा इकाई ने राज्य में बढ़ते मुस्लिम वोटर्स पर चिंता जताई है। गोवा आरएसएस चीफ राजेंद्र भोबे ने बीजेपी की लोकल यूनिट से गुजारिश की है कि वो मुस्लिम वोटर्स को अपना मतदाता न माने।
गोवा आरएसएस चीफ राजेंद्र भोवे ने ये कहा कि बाहर से आए लोगों के नाम यहाँ की लोकल लिस्ट में न जोड़ें। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम यहाँ काम पर आए हैं वो अपने ही राज्यों में वोट डालें। गोवा में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या से यहाँ के विधानसभा के चुनाव पर असर पड़ेगा। बीजेपीच्या यांच्यासमोर की पुढल्या 27च्या इलेक्शनात हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेर वचूं येता जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांच्याकडे वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगोव नाका। काम धंद्याक लावून आयल्यार ते करा, आपापल्या गांवांत तुमचें वोटिंग आसूं न्ही, पण कारण गोवा में आरएसएस की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले की निंदा करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इसी दौरान राजेंद्र भोवे ने ये बात कही। साथ ही राजेंद्र भोवे ने कहा कि शासन में बदलाव के बाद हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घर जला दिए गए, उनकी संपत्ति लूट ली गई और हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं, पिछले 500 सालों से हिंदुओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं होती रही है। उत्तराखंड के चमोली के लोल्टी में शराब की दुकान खोलने के विरोध में इलाके की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकानें बंद नहीं की गई तो वो आंदोलन और तेज करेंगी। चमोली में लोल्टी के पास नागौली में महिलाएं शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कर रही हैं। लोल्टी, तुंगेश्वर, देवराड़ा, हरचंद और आसपास के गांव की महिलाओं को जैसे ही शराब की दुकान खोले जाने की जानकारी मिली, वो अपने अपने घरों से बाहर निकलकर रास्ता जाम कर दिया। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान खोले जाने से उनके इलाके का माहौल खराब होगा। दारू की भट्टी पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। थराली में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ना सोनोग्राफी मशीन है, ना एक्सरे मशीन है। रास्ते में स्कूल भी है, हमारी कॉलेज भी है और सभी बच्चे बिगड़ जाएंगे यहाँ पर। हम ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें शराब की भट्टी नहीं खोलनी है। पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन का कहना है कि यहाँ के 5 से 7 किलोमीटर के बीच कोई शराब वैध दुकान नहीं है और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। भारतीय खिलाड़ियों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंचे। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां कुछ इस अंदाज में हॉकी टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाकर फैंस ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फूलमाला पहनाकर खिलाड़ियों की वतन वापसी का जश्न मनाया गया। फैंस की तैयारी देखकर खिलाड़ियों की ये मुस्कान बता रही है कि वो कितने खुश हैं। वो भी क्यों ना, टीम इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। भले ही गोल्ड और सिल्वर मेडल से टीम इंडिया चूक गई, लेकिन ब्रॉन्ज जीतकर भारतीय हॉकी टीम ने नया इतिहास रचा। लगातार दूसरी बार ओलंपिक में टीम इंडिया ने मेडल जीतने का कारनामा कर दिखाया। अच्छा लग रहा है और इंडिया वाले अपना इतना प्यार दे रहे हैं, सारे हॉकी प्रेमी, और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। इतिहास रचा आप लोगों ने, 50 साल बाद ऐसा हुआ लगातार बैक टू बैक हॉकी में मेडल्स आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर काफी खुशी की बात है। कैसा माहौल है टीम का, क्या कहना चाहेंगे? सर माहौल आप देख ही रहे हो, कितना अच्छा माहौल टीम का, और पूरी इंडिया माहौल कैसा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। कंट्री 2 बार टीम ने ऐसा कारनामा किया है, कंट्री ने इतना बड़ा काम किया हॉकी ने, तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा प्यार करिए, हम और ज्यादा मेडल देंगे आपको। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चौथे दिन भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही घाटी में 3 अलग अलग जगहों पर भी आतंकियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। घुसपैठी पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 4 दिन से ऐसे ही जारी है। बंदूकों का मुंह आतंकियों के सीने की तरफ है, लेकिन जंगल की आड़ लेकर वो भागते फिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ क्षेत्रों से कश्मीर के अनंतनाग जिले में घुसे हैं। जम्मू के किश्तवाड़, उधमपुर और कश्मीर घाटी के अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र, इन तीनों जगहों पर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले में आतंकवादियों के 9 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार लोग जून और जुलाई के महीने में जम्मू के कठुआ, पनिहाल, किश्तवाड़ क्षेत्र में सेना के 4 जवानों की हत्या और अन्य हमलों में शामिल। जम्मू और कश्मीर के 3 अलग अलग स्थानों पर पिछले 3 दिनों से आतंक विरोधी अभियान में सेना के 2 जवान शहीद हुए और 1 नागरिक की मौत हो गई है। इस बीच रविवार की सुबह किश्तवाड़ और उधमपुर में 2 मुठभेड़ हुई। मौके पर रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की संयुक्त टीमें इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं। एमपी में गौवंश की दुर्दशा पर TV9 भारतवर्ष की पड़ताल। भोपाल सागर हाईवे पर गायों की वजह से हादसे हो रहे हैं। 1 महीने में
सड़क हादसों में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत हुई। तो भोपाल सागर हाईवे से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीती रात भोपाल सागर हाईवे पर रियलिटी टेस्ट शुभम ने किया। कैसे बीच सड़क पर बैठी गायें हादसे का शिकार हो रही हैं, देखिए। रात का समय है, इस वक्त हम भोपाल सागर नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस नेशनल हाईवे पर कितनी गायें आप देखिए सड़क पर बैठी हुई है। और एक ख़ास चीज़ जो इनके सिंग पर लगाई जाती है वो है रेडियम, जो कि रात में चमकता है ताकि कोई भी वाहन अगर कहीं से आ रहा है तो दूर से ही इसे देख सके और इसकी लाइट से उसे ये पता चल सके कि आखिरकार कोई न कोई जानवर वहाँ पर बैठा हुआ है। मगर यहाँ पर आप देखिए कि कितनी गायें जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है सड़क पर, और आप नंबर अगर हम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बीते एक महीने में ये पशुपालन विभाग का आंकड़ा है जिसमें 100 से ज़्यादा गायों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है। बिल्कुल सही सुना आपने, 100 से ज़्यादा गायों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है और 200 से ज़्यादा गायें घायल हुई है। यही नहीं, कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हाल ही में भोपाल के रहने वाले एक शख्स की इन्हीं सड़क पर बैठी हुई गायों के चलते मौत हो गई। वो जा रहा था, कुछ लोग भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सड़क पर गायें बैठी रहती है, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? सड़क हादसे होते हैं? बहुत परेशानी है सर, यहाँ से लेके आनंद नगर से लेके बिलखेजा राशन तक गई दिखेगी पूरे रोड पे, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की इसकी पशुपालन नगर निगम को, पशुपालन विभाग को? नगर निगम रात दिन तो यही निकलते हैं अधिकारियों ने, खर्चे खर्चे उनको दिखता नहीं है सामने, गैया रोज यही से निकलते दिन भर वो। देखिए, तो ये आवारा पशु एक तरह से आप कहें, क्योंकि इन्हें जो जिनकी गायें होती है जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो इसी तरह से उन्हें लावारिस लोग छोड़ भी देते हैं। और यही कारण है, यही स्थिति है कि गायें इसी तरह से सड़क पर रहती है और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सफ़र करते हैं, आपसे बात करते हैं। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ब्रजेश तिवारी, हैं कोलुआ पड़रिया। गायें इतनी हैं, हादसे नहीं होते यहाँ पर? ये मवेशी को सारी नाजायज है कि किसी का धनी नहीं है, ये इस वजह से बैठा है यहाँ पे। मतलब अब किसी का होता तो वो घर पे बांधते, जिनका है वो तो घर पे बांधे। काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कई गायों की मौत हो से कई गायों की मौत हो गई, इंसानों की भी मौत हो गई। अब ये तो गांव वाले भी क्या भगा देते हैं, फिर वो नगर निगम ने ये सब पाल रखी, ये नगर निगम के कचड़े के वजह से बैठे, ये सब वहाँ पे उठ के जाएंगे। ये पूछ रहे हैं आपसे, ये सड़क पर गायें इतनी मिलती है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को इससे? बहुत परेशानी है, हमको 2 घंटे लेट होते हैं, 1-1.5 घंटे। हादसों का कितना डर रहता है आप लोगों को? हादसों को ऐसा कि गाय मरे परिवार कछु भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और ये तो यहाँ से लेकर रोड पे गाय है, पूरी रोड पे गाय है, कहीं नहीं, हर कहीं हाईवे 4 लेन कहीं। सरकार ने तो बड़ा बजट रखा है इन गायों को लेकर। रखा है बहुत, सब क्या बताएं अपन, तो परेशानी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनका भी हाल जान रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर इस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ गायें हैं। सरकार ने बड़ा बजट रखा है, सरकार ने 2000 से ज़्यादा गौशालाएं रखी है, मगर उसके बावजूद आज भी सड़क पर गायें हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में न सिर्फ गायों की मौत हो रही है बल्कि इंसान भी अपनी जान गंवा रहे हैं। तो बड़े बड़े दावों और हकीकत में कितना फर्क है, ये शुभम की रिपोर्ट को देखकर पता चल रहा है। बजट भरपूर, फिर भी गाय मरने को मजबूर। मध्य प्रदेश में गायों के लिए 252 करोड़ का बजट आवंटित है। भोपाल के आसपास के 6 जिलों में पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। भोपाल के आसपास के 6 जिलों में घायल गौवंश की संख्या 300 तक पहुंच गई है। पिछले एक महीने प्रतिदिन 3 गायों की जानें जा रही हैं। 2019 से 2024 के बीच गायों के बजट में 26 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है और यह आलम तब है। हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे। शुभम, बड़ी हैरानी की बात है, सैकड़ों करोड़ का बजट और गायों की ऐसी दुर्दशा। आखिर ये इतना लंबा चौड़ा बजट, ये सैकड़ों करोड़ रुपए जा कहां रहे हैं?
देखिए 2019 से लेकर 2023 तक समीर देखें तो हर साल 4 गुना 5 गुना बजट बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते जो 50 करोड़ 40 करोड़ का बजट गायों को लेकर होता था वो 252 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद चिंतित है, उन्होंने खुद इसे लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और ये कहा है कि सड़क पर गोवंश नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एक अलग व्यवस्था करेंगे। मगर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे ज़्यादा आप हाथ से देखें कि इस एक महीने में 100 से ज़्यादा गायों की मौत हुई है। ये सिर्फ 6 शहरों के आसपास जो नेशनल हाईवे है उनका आंकड़ा है। पूरे प्रदेश का देखेंगे तो हो सकता है कि ये 2-3 गुना बढ़ जाए, यानी 300-400 गायों की मौत हो जाए। और दूसरी तरफ कई लोगों की मौत हो रही है। हाल ही में भोपाल के एक इंजीनियर की मौत हो गई। रात के समय में वो घर जा रहे थे और उसी दौरान सड़क पर गाय थी, नहीं दिखी, गाय का सिंग उनके पेट में जा घुसा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ग्वालियर में भी इसी तरह का हादसा हुआ। कुछ ट्रक ड्राइवर्स जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, रात के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गायों के सिंग पर एक खास रेडियम भी लगाना होता है ताकि कम से कम ये दिख सके कि कोई जानवर वहाँ पर दूर बैठा है। मगर वो चीज़ें भी हमें नज़र नहीं आई। एक साथ 30 से 40 गायें सड़क पर बैठी हुई है, लोग जा रहे हैं, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो ऐसे में सरकार दावे करती है कि 2000 से ज़्यादा गौशालाएं मध्य प्रदेश में हैं और नगर निगम की टीम हो या आसपास की जो ग्रामीण इलाकों की टीम्स होती हैं वो गायों को लेकर आती है और गौशाला में छोड़ देती है। आश्रय स्थल जो गायों के लिए बनाया जाता है समीर, उसकी भी हमने तस्वीर इससे पहले दिखाई थी कि वहाँ पर गायों की किस तरह से दुर्दशा है। गायों को इलाज भी नहीं मिल रहा है, गायों की मौत वहाँ पर भी हो रही है। तो ऐसे में अब सरकार को इसे लेकर काम करना होगा। न सिर्फ बजट बढ़ाने से काम चलेगा, न सिर्फ दावे करने से, न सिर्फ गाय पर बात करने से काम चलेगा, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कुछ काम किया जाए। हालांकि पशुपालन मंत्री ने कहा है कि हम एक गौ अभ्यारण्य एक बड़ा बना रहे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में गायें रह सकेंगी। नहीं शुभम, लेकिन कहा तो बहुत कुछ गया है, बजट भी बड़ा सैंक्शन किया गया, उसके बावजूद भी हालात सुधरने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। गौवंश की दुर्दशा की ये तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही हैं कि लंबा चौड़ा बजट तो है लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर अमल नहीं हो पा रहा है। गौशालाओं की हालत भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए।